नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। आज की बड़ी खबरों में बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में G20 समिट चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत कर रही हैं। इसी दौरान देश के भीतर चंडीगढ़ एक बार फिर से बड़े संवैधानिक विवाद के केंद्र में है, क्योंकि केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में 131वां संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इधर सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के बीच दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्कूल के पास 161 जिलेटिन की छड़ें मिलने से हड़कंप मच गया है। तो वहीं देखिए, मौसम भी तेजी से करवट ले रहा है। इसी बीच डिजिटल दौर में बढ़ती ऑनलाइन ठगी की घटनाओं के बीच आरबीआई ने स्केच नाम का ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इन सभी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वेनेजुएला के पास हवाई क्षेत्र को लेकर जारी हुआ अलर्ट। अमेरिका ने B-52 बॉम्बर से किया डेमो अटैक। सीज फायर के बाद भी नहीं मान रहा इस्राइल। गाजा में फिर की एयर स्ट्राइक, 24 लोगों की हुई मौत, अस्पतालों ने की पुष्टि। नीदरलैंड में रहस्यमय ड्रोन देखे जाने के बाद मचा हड़कंप, बंद किया गया आइंडहोवन एयरपोर्ट। सेना की काउंटर ड्रोन यूनिट की गई तैनात। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, पाकिस्तान भारत को हरा नहीं सकता, इसीलिए पहलगाम हमला, दिल्ली ब्लास्ट किया। 26/11 के बाद ऑपरेशन सिंदूर होता तो हिम्मत नहीं करता। 19 दिन में 6 राज्यों में 15 BLO की हुई मौत। SIR अभियान के दौरान गुजरात, MP में 4, बंगाल में 3, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में हुई 3 मौतें। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में एक अफगान नागरिक 215 चरस के साथ हुआ अरेस्ट। बिना वीजा के 10 साल से रह रहा था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक स्कूल के पास 20 किलो विस्फोटक हुआ बरामद। विस्फोटक की जानकारी बच्चों ने प्रधानाचार्य को दी, फिर प्रधानाचार्य ने सल्ट पुलिस को सूचना दी। आसपास के इलाके में तलाशी जारी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की VC भूपिंदर कौर आनंद और स्टूडेंट्स में हुई तीखी नोकझोंक। स्टूडेंट बोले, यूनिवर्सिटी का नाम बदलें, बदनामी हो रही। भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना और म्यूजिक डायरेक्टर पलाश मुच्छाल की शादी टली। स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद फैसला क्रिकेटर के मैनेजर ने कंफर्म किया। रोनित रॉय ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक, कहा परिवार के लिए नया रास्ता बनाना है, प्लीज मुझे भूलना मत। फैंस से माफी भी मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका में चल रही G20 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इस बार उनका स्वागत बेहद भव्य और पारंपरिक अंदाज में किया गया। स्वागत का ये अंदाज साफ बताता है कि वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली वैश्विक व्यक्तित्व की बन चुकी है। दुनिया आज भारत की बढ़ती ताकत, आर्थिक प्रभाव और कूटनीतिक नेतृत्व को पहले से कहीं ज्यादा महत्व दे रही है, और इसका सीधा प्रतिबिंब G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मानित स्वागत में देखा गया। बीते दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका स्वागत स्थानीय कलाकारों और भारतीय समुदाय ने मिलकर किया। एयरपोर्ट पर महिला कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और संगीत से पीएम मोदी का अभिवादन किया। इसके अलावा भारतीय प्रवासियों ने भी गणपति प्रार्थना, शांति मंत्र और गंगा मैया के गीत प्रस्तुत किए। पीएम मोदी ने इस स्वागत की तस्वीरें और वीडियो अपने सोशल मीडिया पर साझा किए, जिसमें वो हाथ जोड़कर लोगों से मिलते और आशीर्वाद देते दिखाई दे रही हैं। उन्होंने लिखा कि जोहान्सबर्ग में भारतीय समुदाय का प्यार भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मजबूत रिश्ते की मिसाल है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट के नेसरेक एक्सपो सेंटर पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने किया। सम्मेलन स्थल पर दुनिया के कई नेता मौजूद थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीएम मोदी ने कई देशों के नेताओं से मुलाकात की। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी मुलाकात में खास बॉन्डिंग नजर आई। दोनों नेताओं ने हंसते हुए बातचीत की और ठहाके लगाए, जो इस मुलाकात को इंटरनेट पर वायरल कर रही हैं। इस साल के G20 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गैर मौजूदगी रही। ट्रंप ने साउथ अफ्रीका की सरकार पर श्वेत अल्पसंख्यकों के कथित अत्याचार का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार किया। इसके बावजूद अन्य G20 देशों ने घोषणा पत्र सर्वसम्मति से अपनाया। ये समिट भारत के लिए खास रहा। 2023 में भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन को पहली बार G20 का सदस्य बनाया गया। इसीलिए इस बार पहली बार समिट अफ्रीका में आयोजित हुआ और भारत की भूमिका और सम्मान दोनों बढ़े। साउथ अफ्रीका में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का स्वागत पारंपरिक अंदाज में किया। बच्चों ने गणपति प्रार्थना और शांति मंत्र प्रस्तुत किए, जबकि स्थानीय कलाकारों ने नृत्य और गीतों से पीएम मोदी का अभिनंदन किया। इस सांस्कृतिक जुड़ाव ने ये दर्शाया कि भारत और साउथ अफ्रीका के रिश्ते कितने मजबूत हैं और ये परंपराओं और संस्कारों से जुड़े हुए हैं।
वहीं चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, एक बार फिर से बड़े संवैधानिक विवाद का केंद्र बन चुकी है। केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक लाने जा रही है, जिसके तहत चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने की तैयारी है। इसका मतलब ये हुआ कि चंडीगढ़ का प्रशासन अब पंजाब के राज्यपाल के बजाय एक अलग प्रशासक एलजी जैसे अधिकारी के हाथ में होगा। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी अब एक बार फिर से बड़े संवैधानिक और राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गई है। केंद्र सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2025 पेश करने जा रही है। ये संशोधन चंडीगढ़ की प्रशासनिक संरचना को पूरी तरह बदल सकता है। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा के बुलेटिन की माने तो केंद्र सरकार चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। अनुच्छेद 240 वो प्रावधान है जिसके तहत राष्ट्रपति उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीधे कानून और विनियम जारी कर सकते हैं जिनके पास अपनी विधानसभा नहीं होती। अगर ये संशोधन पास हो जाता है तो अब चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल के पास नहीं रहेगा। उसकी जगह एक अलग प्रशासक यानी एलजी की तरह एक अधिकारी नियुक्त किया जा सकेगा। ठीक वैसे ही जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमनदीप और दादरा नगर हवेली में होता है। यानी कि डिकेड से चली आ रही व्यवस्था जहां पंजाब के राज्यपाल ही चंडीगढ़ के प्रशासक होते हैं वो बदल जाएगी। और इसके साथ ही चंडीगढ़ में तैनात पंजाब कैडर के अधिकारी भी इस बदलाव से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि प्रशासनिक नियंत्रण सीधे केंद्र के पास जाएगा। यही वो बिंदु है जिसने पंजाब की राजनीति को गरमा दिया है। वहीं इस पर देखिए, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने केंद्र से तत्काल स्पष्टीकरण मांगा है। उनका कहना है कि चंडीगढ़ पंजाब का है और इसे पंजाब से अलग करने का कोई औचित्य नहीं है। वंडिंग ने चेतावनी दी कि ऐसा कदम उठाने की गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस संशोधन को पंजाब के खिलाफ साजिश कहा है। मान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के गांव की जमीन पर बसकर बना चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब का है। हम अपना हक किसी को नहीं देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हर कदम उठाया जाएगा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी इसे पंजाबियों के साथ बड़ा धोखा कहा। उनका कहना है कि ये संशोधन चंडीगढ़ को पंजाब के प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण से अस्थायी रूप से बाहर करने की कोशिश है और ये संघवाद की भावना के खिलाफ है। दरअसल चंडीगढ़ पर विवाद नया नहीं है। 1967 में पंजाब पुनर्गठन के बाद से ही चंडीगढ़ को अस्थायी रूप से केंद्र का प्रशासनिक नियंत्रण दिया गया था। पंजाब लगातार दावा करता रहा है कि चंडीगढ़ उसकी मौलिक राजधानी है। वहीं हरियाणा इसे साझा राजधानी के रूप में इस्तेमाल करता है। अब ये प्रस्ताव इन दशकों पुराने दावों को एक बार फिर राजनीतिक केंद्र में ला खड़ा करता है। अब नजरें संसद के 1 दिसंबर से शुरू होने वाले सत्र पर है। ये देखना अहम होगा कि क्या सरकार वास्तव में चंडीगढ़ की प्रशासनिक संरचना बदलने के लिए ये संशोधन पेश करती है, और अगर हाँ तो पंजाब की राजनीति और उसका जनमानस इसकी कितनी तीखी प्रतिक्रिया देते हैं। इस फैसले का असर सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि भावनात्मक और राजनीतिक रूप से भी बेहद गहरा हो सकता है। और वहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा से एक और चिंताजनक खबर सामने आई है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबरा के पास बच्चों को खेलते वक्त संदिग्ध वस्तुएं मिली। ये दृश्य देखकर बच्चे घबरा गए और तुरंत प्रधानाचार्य को जानकारी दी। प्रधानाचार्य ने तुरंत थाना सल्ट को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर कर सुरक्षा बढ़ा दी गई। जांच में पुलिस को वहां से कुल 161 जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई। आपको बता दें कि ये वही विस्फोटक है जिसका हाल ही में फरीदाबाद में मिलना और उसके बाद दिल्ली के लाल किले के पास धमाका पूरे देश को हिला देने वाला था। उस धमाके में 12 से 13 मासूमों की जान चली गई थी। ऐसे में स्कूल के पास जिलेटिन मिलने की खबर ने लोगों के बीच चिंता और भय को बढ़ा दिया है। जानकारी के अनुसार जिलेटिन एक शक्तिशाली औद्योगिक विस्फोटक है। इसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर खनन, सड़क निर्माण, सुरंग बनाने और चट्टानों को तोड़ने में किया जाता है। ये नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेलुलोज जैसे रसायनों से तैयार होता है और इसे केवल डिटोनेटर से ही नियंत्रित तरीके से विस्फोटित किया जा सकता है। इसकी वजह से ये बेहद खतरनाक माना जाता है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसके साथ ही जिला प्रशासन ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया और इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में ये विस्फोटक स्कूल के पास कैसे पहुंचा और किस उद्देश्य से रखा गया। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि आम लोगों को इस मामले में घबराने की जरूरत नहीं है। एसएसपी अल्मोड़ा ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी न फैलाएं।
इसी बीच सवाल यही है कि क्या ये केवल लापरवाही थी या कोई गंभीर मामला है। पुलिस की 4 टीमें इस मामले की गहन जांच में लगी हुई है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इतनी बड़ी मात्रा में जिलेटिन कैसे स्कूल के पास पहुंची। क्या ये दुर्घटना थी या किसी की साजिश, इसका खुलासा जांच के बाद ही होगा। अल्मोड़ा जिले की ये घटना एक बार फिर ये याद दिलाती है कि सुरक्षा और सावधानी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और आम जनता से भी अपील की गई है कि वो शांति बनाए रखे और अफवाहों से बचे। और देखिए, देश का मौसम इन दिनों तेजी से करवट ले रहा है। उत्तर से दक्षिण तक हवा की दिशा बदल चुकी है। तापमान लगातार गिरता जा रहा है और आसमान में बादलों की हलचल आने वाले दिनों में बिगड़ते मौसम का संकेत दे रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि कई राज्य में भारी बारिश, घना कोहरा और शीतलहर की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु, केरल और रायलसीमा के कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई। उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा दृश्यता को प्रभावित करता रहा। वहीं मलक्का, मध्य और दक्षिण अंडमान सागर में विकसित निम्न दबाव ने पूरे मौसम तंत्र को सक्रिय कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो ये सिस्टम 22 नवंबर की सुबह सक्रिय हुआ और पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ते हुए अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में अवदाव में तब्दील हो सकता है। अगले 48 घंटों में ये और सशक्त होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व अरब सागर में बने चक्रवाती परिसंचन से लेकर कॉमन क्षेत्र में सक्रिय ऊपरी वायु चक्रवात तक कई प्रणालियां एक साथ सक्रिय हैं। इसके चलते अंडमान निकोबार में 23 से 27 नवंबर तक भारी बारिश, 24 और 25 नवंबर को अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में 23 से 25 नवंबर, केरल और माही में 23 से 26 नवंबर और रायलसीमा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का खतरा है। पूरे तटीय क्षेत्र में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है और बिजली गिरने का जोखिम भी बना रहेगा। दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन सुबह हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहा। अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री और न्यूनतम 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। राजधानी की सबसे बड़ी चिंता हवा की गुणवत्ता है, जो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। यूपी में ठंड और कोहरा अब और कड़ा होने वाला है। अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री तक गिर सकता है। बीते 24 घंटे में बाराबंकी सबसे ठंडा रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि हवाओं की दिशा बदलने से सुबह और शाम की ठिठुरन बढ़ेगी और कोहरा घना होगा। नवंबर के अंतिम सप्ताह में पारा तेजी से नीचे जा सकता है और दिसंबर से पहले ही शीत लहर दस्तक दे सकती है। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। रोहतांग दर्रा बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया है। और वहीं देखिए, उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ के आसपास तापमान माइनस में जा रहा है। पहाड़ों पर कोहरा और पाला शुरू हो चुका है, जिससे सुबह और शाम का समय और ठंडा महसूस होगा। इसी के साथ बताते चले कि आज के डिजिटल युग में जहां लोग बिल भरने से लेकर निवेश तक ज्यादातर काम ऑनलाइन कर रही हैं, लेकिन इसी ऑनलाइन दुनिया में वित्तीय धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है। कई लोग फर्जी निवेश योजनाओं, पोंजी स्कीम या अवैध डिपॉजिट स्कीम में फंस जाते हैं और फिर उन्हें समझ नहीं आता कि शिकायत कहां करें। इसी समस्या का हल निकालते हुए आरबीआई ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्केच शुरू किया है। इस पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायत सीधे संबंधित विभाग, चाहे वो आरबीआई हो, सेबी, IRDAI, राज्य सरकार या पुलिस तक पहुंच जाती है। आज का समय डिजिटल युग का है और लोग अपने ज्यादातर काम ऑनलाइन करना पसंद करते हैं। बिल भरना हो या निवेश करना, सब कुछ अब घर बैठे हो जाता है। लेकिन इसी डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड यानी कि वित्तीय धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। कई लोग फर्जी निवेश योजनाओं, पोंजी स्कीम या वैध डिपॉजिट स्कीम में फंस जाते हैं और फिर उन्हें समझ नहीं आता कि शिकायत कहां करें। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक खास ऑनलाइन पोर्टल स्केच बनाया है। ये पोर्टल पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है और यहाँ दर्ज की गई आपकी शिकायत अपने आप सही विभाग तक पहुंच जाती है, चाहे वो आरबीआई, सेबी, IRDAI, राज्य सरकार या पुलिस हो। शिकायत करना बहुत आसान है। आपको बस वेबसाइट sketch.bi.organization.in पर जाना है। होम पेज पर आपको फाइल अ कंप्लेन या रजिस्टर कंप्लेन का बटन दिखेगा। उस पर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म में आपको धोखाधड़ी करने वाली कंपनी या ऐप का नाम, उसका पता या वेबसाइट, कितना पैसा लगाया, कब लगाया, क्या वादे किए गए और अब क्या समस्या हो रही है, ये सब कुछ विस्तार से लिखना होगा। अगर आपको नहीं पता कि मामला किस रेगुलेटर के पास जाना चाहिए, तो आप अनेबल टू आइडेंटिफाई रेगुलेटर का विकल्प चुन सकते हैं। और इसके साथ ही अपने दावों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी सबूत जैसे कि बैंक ट्रांजैक्शन रसीदें,
चैट स्क्रीनशॉट, ईमेल, विजिटिंग कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें। जितनी ज्यादा जानकारी देंगे आपकी शिकायत उतनी जल्दी और असरदार तरीके से निपटाई जा सकती है। शिकायत सबमिट करने के बाद आपको एक यूनिक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसकी मदद से आप बाद में अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं। शिकायत करना पूरी तरह मुफ्त है और अगर बड़ी रकम या कोई लोग प्रभावित हैं तो ग्रुप में मिलकर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। कैच पोर्टल की मदद से अब तक कई लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई की जा चुकी है और कई फर्जी कंपनियों को बंद भी किया जा चुका है। इसीलिए अगर आपके साथ भी कोई वित्तीय धोखाधड़ी हुई है तो चुप ना रहें, तुरंत पोर्टल पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें। याद रखें कि जितनी जल्दी शिकायत करेंगे उतनी ही जल्दी कार्रवाई होगी। तो आज की बुलेटिन अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।